नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि आपको पता है कंटिन्यू कर रहे हैं 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग के मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपल ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के इवैल्यूएशन के लिए आप हमें जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। आज के इस वीडियो में प्रमुख 4 सेक्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। पहला सेक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। तीसरा है करंट अफेयर में जो एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति। अब चौथा है गवर्नेंस। गवर्नेंस से एक क्वेश्चन लिया गया है। आपको पता है कि बीपीएससी में सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है गवर्नेंस, जिसमें क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने 75% आरक्षण का प्रावधान किया है और ये किस तरह से जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है। रीजनलिज्म भारत में कहाँ पर ये फॉल्ट लाइन्स हैं, किस तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बना हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में लिया है कि कैसे भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और चीन की वहाँ पर एंट्री हो गई है। तो किस तरह से ये हमारे आगे जाने वाले संभव में, आगे जाने वाले संबंधों में इस तरह से इसका निहितार्थ हो सकता है, यानी इसके इंप्लीकेशंस किस तरह से हो सकते हैं और हमारी क्या ये कूटनीतिक फेलियर है या नहीं, इसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now, India has been dropped from the Chabahar railway project by Iran. What is this project and what are its implications? That is, क्या implications इसके आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में होने वाले हैं। तो इस प्रमुख क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 3 चीज़ों को, एक करंट की सिचुएशन को जोड़कर पहले आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वो पूछ रहा है कि चाबहार प्रोजेक्ट वास्तव में है क्या चीज़। दूसरा, यानी ये आपसे उम्मीद करता है ये क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशन है इस वजह से अब उतने अच्छे नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इस तरह के इम्प्लीकेशंस, तो मोस्टली जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, यानी कि उस तरह के इम्प्लीकेशंस, उस तरह के निर्धार जो भू राजनीति, खास करके फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गुल्फ में क्या क्या ये चेंज करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने का निर्णय लिया है। चाबहार रेल परियोजना क्या है, इसका भारत पर क्या निर्धारित होने वाला है। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। पहला तो आप इसे करंट जोड़ के लिख सकते हैं। दूसरा, उसी इंट्रोडक्शन में आप ये लिख देंगे कि अब भारत के तो हटा है, लेकिन दूसरा कौन आया है, तो चीन आया है। और भारत को क्यों हटना पड़ा है, क्योंकि भारत के रिलेशन ईरान से उतने अच्छे नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम अमेरिका के साइड ज़्यादा जा रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच जो संबंध हैं वो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की वजह से ठीक नहीं थे। उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन प्रतिबंधों के कारण हमने अमेरिका का साइड लिया है, ईरान का साइड ना लिया और हमने वहाँ से अपना जो ऑयल इम्पोर्ट है, तेल का जो हम आयात कर रहे थे, उसको लगभग शून्य कर दिया है। और इस तरह से जब मुश्किल की घड़ी थी, जब ईरान को एक दोस्त चाहिए था, तब भारत उसके साथ नहीं खड़ा हुआ और इसीलिए उसने एक स्ट्रेटेजिक मेजर लिया और इंडिया को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया और चाइना को वहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये जो एक नेक्सस आगे चल के बन सकता है कि चाइना, ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि सीपेक का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में भी हो रहा है और चाइना वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना की जिबूती में भी एक बेस है। तो इस तरह से किस तरह से वो अरब के सागर में भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके बॉडी के पार्ट की तरफ और बॉडी में देखेंगे कि चाबहार परियोजना, रेल परियोजना जो है वो असल में क्या चीज़ है। तो व्हाट इज चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट। चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है वो एक रेल और सड़क दोनों परियोजना, यानी कि पहले चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक रेल जाएगी और उस जाहेदान से जरन तक रोड है जो सीधा अफगानिस्तान के दिलाराम होते हुए काबुल तक जाएगी। आगे इसमें मैप बताया हुआ है, हम उस मैप में भी इसके रूट को, इसके मार्ग को ध्यान से देखेंगे। पहले इसके स्टैटिक्स पार्ट को देख लेते हैं। कनेक्शन ऑफ अफगानिस्तान विद द पर्शियन गुल्फ, यानी कि फारस की खाड़ी से ये अफगानिस्तान को जोड़ देगा। अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है, हार्ट यानी कि इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड में वो है और वो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ एक देश है जिसके पास कोई पोर्ट नहीं है। तो ये जो परियोजना थी ये चाबहार को अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रही थी और जिससे भारत जो है अफगानिस्तान होते हुए जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वहाँ तक अपना व्यापार और अपनी पहुँच पहुँचाने के इरादे से या एक लंबी स्ट्रैटेजी से वो काम कर रहे थे, ताकि ये जो चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है उसको हम काउंटर कर सकते थे चाबहार की वजह से। ठीक है, ये जो है एक ट्रिलेटरल यानी कि त्रिपक्षीय योजना है, किनके बीच में, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। ठीक है, मुख्यतः ये क्या है, तो एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि परिवहन, ठीक है, मालवहन या परिवहन कॉरिडोर है, गलियारा है, जिसमें से पहले रेल है, फिर सड़क और फिर काबुल तक रास्ता जाने वाला है। तो ये इसके बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम चलेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें थी।
तो यह इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ईरान इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन यानी कि इरकॉन कंपनी और ईरान की रेलवे मंत्रालय द्वारा एक एमओयू साइन किया गया था इस प्रोजेक्ट में, ताकि इस प्रोजेक्ट को साथ में ज्वाइंट वेंचर की तरह डेवलप करते हैं। ठीक है। दूसरा, इसे ग्वादर पोर्ट के समकक्ष के रूप में भी बनाया गया था। जैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जो सिंध में, चाइना उसको डेवलप कर रहा था, और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी कि भारत को एक मोतियों के माला के तहत वो घेर ले, यहाँ पर ग्वादर हुआ, यहाँ पर हम्बन टोटा, यहाँ म्यांमार में हुए, इस तरह से घेरे, तो उसका ही एक जवाब था ईरान का एक चाबहार पोर्ट। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके मैप में इसके रूट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कांडला जो गुजरात से पोर्ट है, वहाँ से चाबहार तक ये सीट था। ये चाबहार से लेकर जाहिदान तक रेलवे लाइन यानी कि रेल मार्ग, जाहिदान से लेकर जरंज तक सड़क, और फिर ये जरंज जो है यहाँ काबुल के दिलराम तक एक और सड़क, यानी कि पूरा एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के बॉर्डर को एनसर्कल करते हुए। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाबहार पोर्ट तो हमारे पास है, हमने उसका निर्माण किया था, लेकिन ये जो रेलवे लाइन परियोजना थी इससे भारत को बाहर कर दिया गया है ईरान द्वारा, और उसका कारण ये बताया गया है कि भारत ने फंडिंग में देरी कर दी थी। तो इस तरह का मैप बनाकर भी आपने खासकर कि इंटरनेशनल रिलेशन हो या इंडिया सेंट्रल रिलेशन हो, जहाँ एशिया की कंट्री या इंडियन नेबरहुड की कंट्री हो, उसको आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप मैप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, उतना डिटेल नहीं तो थोड़ा सा आउटलाइन भी, लेकिन आउटलाइन से जरूर बनाइए, आपके आंसर को ज़्यादा ऑथेंटिसिटी यानी प्रमाणिकता प्रदान करता है। अब देखते हैं वाई ईरान टुक सच डिसीजन, ईरान ने यह निर्णय लिया तो आखिर क्यों लिया। ऑफिशियल कारण वो क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डिले फ्रॉम द इंडियन साइड, यानी कि भारतीय पक्ष द्वारा प्रोजेक्ट में दी गई फंडिंग यानी दी जाने वाली फंडिंग में देरी हो रही थी, उसी वजह से उन्होंने ये आधिकारिक कारण बताया। लेकिन इसके निहित कारण क्या है, जो छुपे हुए निहित कारण यह है कि जब हम अमेरिका के तरफ चले गए और उनके सैंक्शंस का हमने विरोध नहीं किया, और हम ईरान के साथ जो हमारे तेल आयात के संबंध थे उसको हमने एकदम जीरो लेवल पे लिया, वहाँ से अपना तेल आयात करना बंद कर दिया, जिससे ईरान को एक क्षति हुई, और उस क्षति को भरपाई करने के लिए, उस क्षति का आप कहें कि एक प्रोपोर्शनल मेजर उठाते हुए उसने रेसिप्रोकेट किया कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप यूएस के साथ जा रहे हैं तो हम चीन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह का वो एक रेसिप्रोकेटिंग कदम ईरान द्वारा उठाया गया। ठीक है। तो यूएस प्रेशर एंड आफ्टर सैंक्शन ऑन ईरान, इंडियन जो ऑयल इंपोर्ट रेड्यूस टू जीरो, यानी लगभग हमने नील कर दिया, वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हम यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, हम उसे नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है। और कुछ कारण थे। दूसरा कि यूएसए ने हमको भले ही वेवर प्रोवाइड किया हो कि आप ठीक है चाबहार प्रोजेक्ट को लागू कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो अन्य कंपनियां थी जो हमें सर्विस प्रोवाइड करने वाली थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विस हुआ या लाइन सर्विस हुआ, वो कंपनियों को भी डर था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमारे यूएस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने भी इसमें हमारा साथ नहीं दिया, और जिस वजह से क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है हम पूरा नहीं कर पाए। इरकॉन ने 2 से 3 बार 4 बार वहाँ पर सर्वे भी किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ हो नहीं पाया। दूसरा सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उन्होंने चीन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना, यानी कि साझेदारी के लिए एक व्यापक योजना उन्होंने साथ की 25 वर्षों के लिए 400 मिलियन रुपए के लिए, जहां पर चाबहार में उन्हें ड्यूटी फ्री यानी कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिली हुई है, और एक नया बंदरगाह बंदर जस्क चाबहार के ठीक 35 किलोमीटर दूर उन्हें चाइना वहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो ये सारे निहित कारण यानी कि छुपे हुए रीजन थे। ऑफिशियल रीजन उन्होंने क्या बताया, ऑफिशियल रीजन उन्होंने ये बताया कि भारत ने फंडिंग में देरी कर दी और इतना देर हो गया है, अब तो कोई प्रोजेक्ट कॉन्क्रीट काम हुए नहीं है। अब हम इसके आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन भारत पर क्या पड़ने वाले, इसके क्या निहितार्थ होने वाले हैं। तो इम्प्लीकेशंस, एंट्री ऑफ चाइना इन द चाबहार पोर्ट। अब क्या हो रहा है कि चीन जो है वो चाबहार पोर्ट में एंट्री ले रहा है, और जैसे ही चाबहार पोर्ट के थ्रू क्या कर रहा है, फारस की खाड़ी में ये एंट्री ले लेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की जल संधि है, उस पर एक तरह का इसका एक पूरा कंट्रोल यानी ओवरसीइंग कंट्रोल हो जाएगा, जो कभी भारत का मेन मुख्य मार्ग है ऑयल इंपोर्ट करने का, और उस पर चीन का दबदबा रहेगा, तो ये कभी भी हमारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। आगे चलकर हमें इससे समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। जैसा आपको पता है कि उनका जिबूती में भी एक बेस है, जिबूती तो अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पर एक बेस है, यहाँ ग्वादर पे हो जाएगा, यहाँ चाबहार के पास बंदर जस। तो इस तरह से जो पूरा हमारा रेल ऑयल इंपोर्ट रूट है उस पर वो चाइनीज़ बेसिस रहेंगे, तो ये कभी भी युद्ध की परिस्थिति में या टेंशन की परिस्थिति में हमारे ऑयल सप्लाई को कट कर सकता है, और हमारी सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो भारत की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है यानी कि विस्तृत पड़ोस योजना, उसमें जो भारत की जो कूटनीति है उसकी इसे एक विफलता की तरह माना जा रहा है, और इसी वजह से ये हमारे लिए एक सेटबैक है, और हमें कुछ भी करके कैसे भी करके इस प्रोसेस को फिर से शुरू करना चाहिए। इंडिया की साख बढ़नी चाहिए, वो हम देखेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है। समस्त फारस की खाड़ी पर उसका दबदबा हो जाएगा। ईरान की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है उसमें एक सेटबैक होने वाला है, और धीरे धीरे ईरान जो है वो चीन की तरफ बढ़ रहा है, और ईरान, चीन, पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया में अगर सब धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ेंगे तो भारत के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अब देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हमें इससे नेगेटिव ना लेते हुए ईरान से बातचीत जारी रखनी चाहिए अपनी साख को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो दोस्ती है हमारे और ईरान के संबंध काफ़ी गहरे और पुराने हैं और कॉमन इंटरेस्ट पे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे शिया, जो ईरान एक शिया देश है, हमारे देश में बहुत सारे शिया रहते हैं, हमने बहुत पहले से ईरान को सपोर्ट करते आए हैं। तो उन चीज़ों का हवाला देते हुए हमें इन टॉक्स को, इन वार्ता को, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इन प्रोजेक्ट को फिर से रीडेवलपमेंट और रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि चीन अगर वहाँ आता है तो आए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट भी वहाँ रहे और हम भी वहाँ पर उपस्थित रहें। ईरान और यूएस के बीच में एक शांति पीस डील को हमने प्रोग्रेस में आगे बढ़ाना चाहिए। और भी जितने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, यूरोप, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज़ को, यूरोपियन यूनियन के देशों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में एक पीस डील की हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वहाँ स्थितियाँ सुधरे और ईरान से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो रिफाइनरियाँ हैं उनमें जो तेल हम यूज़ करते हैं, जिनके लिए ईरान का तेल सबसे सूटेबल है, वहाँ से हम ज़्यादा अच्छे से रिफ्रैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से तेल से अलग कर सकते हैं। तो हमारी जो कंपनियाँ हैं, हमारी जो रिफाइनरी हैं, वो ईरान के तेल के लिए काफ़ी सूटेबल हैं, इसलिए हमें उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। दूसरा, ईरान और भारत के बीच में जो पैसों का एक्सचेंज है वो रुपयों पे ही होता है। ईरान ने ये रुपये को एक्सेप्ट कर लिया एज अ करेंसी ऑफ एक्सचेंज, तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता है कि बार बार कन्वर्टिबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईरान से वार्ता करनी चाहिए। ईरान और यूएस के बीच में शांति बनाए रखनी चाहिए। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्रेसिव रोल दिखाया है, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं है। वो बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, डिसेंट करना चाहते हैं। तो उन डेमोक्रेसी को लेते हुए एक कंप्लीट स्टेबल एंड स्टेबलाइज्ड पर्शियन गल्फ एज वेल एज मिडिल ईस्ट, ये अपना लिखकर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर भारत को कभी विश्व की महाशक्ति बननी है, अब दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बननी है, तो पहले हमें दक्षिण एशिया में, हमारे नेबरहुड में, हमारे आस पड़ोस में एक प्रबल शक्ति के रूप में उभरना होगा, तभी हम विश्व की शक्ति बन सकते हैं। आपका घर अगर मजबूत नहीं रहे तो आप बाहर जाकर लड़ाई नहीं कर सकते। इन तरह की चीज़ों का उपयोग करके आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन से संविधान में एक शब्द जोड़ा गया, इसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन ये सवाल ये पूछ रहा है कि क्या इससे पहले भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था? और अगर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करें, यानी कि द 42nd अमेंडमेंट हैज स्पेसिफिकली इंसर्टेड द वर्ड सेकुलर, सो वाज इंडिया नॉट सेकुलर बिफोर, एंड इफ इट वाज देन सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स। यानी कि इट इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमेंट, आपके विचार पर, आपके मतों पर आधारित ये प्रश्न है। अगर आपके मत इस क्वेश्चन से मिलते हैं तो आप अपने तर्क देकर अपने मत को साबित करिए, नहीं मिलते हैं तो भी तर्क दीजिए। तो ये बड़ा ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है और जाहिर सी बात हम सब लिखेंगे कि नहीं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पहले से था। इवन भारतीय समाज बहुत पहले से धर्म और पंथ निरपेक्षता की बात करते आ रहा है। बहुत ही भारत के इतिहास में अनेकों अनेक धर्म साथ में चले हैं, बड़े हैं, समरसता से रहे हैं। तो संविधान बनने से पहले भी रहे हैं और संविधान बनने के बाद भी रहे हैं। तो इस तरह से आप एक बैकग्राउंड देकर इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के इतिहास को देखते हुए तथा अन्य देशों के संविधान से कुछ अच्छी अच्छी बातें उठाकर हमारे संविधान का निर्माण किया। उन संविधान में मुख्यतः किन चीज़ों पर फोकस किया गया? तो इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार, उसके बाद आज़ादी, इक्वलिटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इन सब चीज़ों का जब समावेश करके हमारा संविधान बना तो उसमें जाहिर सी बात है कि धर्मनिरपेक्षता तो निहित थी। लेकिन इस 42वें संशोधन ने उस निहित भावना को एक शाब्दिक रूप देकर इसे प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ दिया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान जो है वो पहले से धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो देखते हैं अपने इसके सपोर्ट में आप क्या क्या आर्गुमेंट देंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म है क्या। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि स्टेट का यानी राज्य, जो पॉलिटिकल साइंस में आप राज्य पढ़ते हैं, ये राज्य नहीं जो अभी आप प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, वो राज्य नहीं। पॉलिटिकल साइंस का जो राज्य होता है जिसमें 4 चीज़ें प्रमुख होती हैं, वो होती है टेरिटरी, दूसरे होते हैं वहाँ के लोग, पीपल, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, सरकार, संप्रभुता, लोग और टेरिटोरियल बाउंड्री यानी कि क्षेत्र। तो इसको कहते हैं, ये जिन 4 चीज़ें जिसके पास होती हैं उसे राज्य यानी स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि स्टेट विल हैव नो रिलीजन एंड इन मैटर्स ऑफ स्टेट रिलीजन विल प्ले नो रोल और रिलीजन हैज़ नो प्लेस एट ऑल। ये आप इसका एक SR बोमाई केस के जजमेंट को भी लिखकर अपने आंसर को ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रमाणिक बना सकते हैं। ठीक है, उसका अर्थ और क्या होता है? नॉट फेवरिंग एनी रिलीजन। इसका अर्थ यह है कि स्टेट या राज्य जो है किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। राज्य क्या धर्म से कोई लेना देना होगा ही नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं, यह एंटी रिलीजियस है, यानी कि यह अधार्मिक है। सेकुलर होना मतलब अधार्मिक होना नहीं। सेकुलर होना मतलब है हर धर्म को एक समान अवसर देना, पलने फूलने, उनके मानने वालों को, उनके ना मानने वाले को भी, लेकिन किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना। किसी राज्य का एक विशेष धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है। जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया तो वहाँ पर वो स्टेट का रिलीजन है इस्लाम, लेकिन भारत में वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है।
ठीक है। और ये हमारी सर्वधर्म निरपेक्ष यानी सर्वधर्म संभाव की जो भावना है, जो बहुत पहले से चली आ रही है, भारतीय प्राचीन काल से ये चली आ रही है, उसी भावना को ये प्रतिपादित करता है। यानी इट प्रमोट्स द सेम इनहेरेंट फीलिंग ऑफ सर्वधर्म संभाव इन द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन। सो इवन नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ संविधान ही नहीं, भारत का इतिहास भी धर्मनिरपेक्ष रहा है। बहुत ही पहले से ही अनेकों अनेक धर्म, उन धर्मों में अनेकों अनेक पंथ, उन पंथों में कुछ आस्तिक कुछ नास्तिक, बहुत से लोग एक साथ रहते आए हैं और समरसता से रहते हैं। तो इसका कोई धार्मिक युद्ध का भारत के इतिहास में कोई ऐसा युद्ध कम से कम प्राचीन काल में तो नहीं मिलता। मध्य भारत में आप थोड़ा बहुत कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राचीन काल से ही कभी कोई धार्मिक विषय पर कभी कोई लड़ाई या युद्ध देखने को नहीं मिला। यानी भारतीय समाज जो है बहुत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। अब संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सेकुलरिज्म को प्रूव करते हैं, प्रोफाउंड करते हैं, यानी कि सेकुलरिज्म को बताते हैं कि भारत का संविधान जो है सही मायनों में सिर्फ प्रियम्बल में लिखने की वजह से सेकुलर नहीं, वो सही मायनों में सेकुलर है और उसके आर्टिकल्स भी सेकुलर हैं, वो हम देखेंगे। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटेंगे। पहले जो राइट टू इक्वालिटी है, अब राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये एक सेकुलर एक्ट है। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव से निषेध। राज्य जो है किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा, खास करके रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो इन चीज़ों से ये भी क्या एक तरह का सेकुलर प्रावधान है। दूसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राज्य हर किसी को समान अवसर देगा, तो ये भी एक सेकुलर है, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पूरा 25 से 28 जो आस्था की स्वतंत्रता है वो सब आप लिख सकते हैं। हर एक राइट को 25, 26, 27 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्थापित करें, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह अपनी भाषा, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पर फंडिंग कर सकते हैं, फंडिंग ला सकते हैं, ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप उल्लेख और डिटेल में कर सकते हैं। इस आंसर्स को प्रमुख बनाने के लिए जो है आपके मॉडल आउटलाइंस है, इनके पीछे आप इसको और डिटेल में एक्सपांड करके बता सकते हैं। दूसरा DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें जो आर्टिकल 44 है वो साफ साफ कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म है तो सबके लिए बराबर है, तो एक तरह का सेकुलर यानी सेकुलर प्रिंसिपल है, सेकुलर आर्टिकल है। और उसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी। आप कहीं भी, कहीं पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी, कहीं पर भी कोई व्यवसाय कर सकता है, कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिलीजन। दूसरा मत अधिकार, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको अपने मत को अधिकार करने की क्या है? छूट है, आज़ादी है। तो इन सारे आर्टिकल्स को और भी इसमें आप जोड़कर अपने हिसाब से इसको एक बड़ा और इनकम्प्रेसिंग आंसर बना सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष पहले से ही था। 42वें संविधान ने या संशोधन ने उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को सिर्फ एक प्रस्तावना में जगह दे दी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले से हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, हमारा समाज ही धर्मनिरपेक्ष था। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में आप देख रहे होंगे कि जो 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है उनमें बार बार APMC जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि APMC होता क्या है? ठीक है, एक करंट को लेते हुए स्टैटिक को जोड़कर एक क्वेश्चन मांगा है जो आपका फाइनली कमेंट भी लेना चाहता है। तो क्या है कि रिसेंटली विद द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट फार्म लॉ APMC हैव बीन द सेंटर स्टेज। व्हाट आर APMC एंड इवेल्युएट देयर रोल, यानी कि APMC जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, क्या वो उस उद्देश्य में सफल रही हैं? तो उनका इवेल्युएशन करिए। कृषि सुधार अधिनियमों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हाल ही में APMC काफ़ी चर्चा में रही हैं। यह क्या है और इनकी भूमिका क्या रही है, यानी कि उनकी आप समीक्षा करेंगे। यानी कि पहले आप करंट का एक उसमें बैकग्राउंड देंगे कि भाई APMC न्यूज़ में क्यों आ रहा है, उसके बाद APMC एक्चुअली में क्या है, किस लिए लाया गया था, उसके बेनिफिट्स क्या थे और आज उसमें समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं का निदान करने के लिए ही ये जो है कृषि कानून ला रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो उन्हीं 3 कानूनों के जो उद्देश्य को आप इसके कंक्लूजन में रख सकते हैं कि अगर APMC में कुछ समस्याएं हैं तो उन्हीं समस्याओं का सुधार करने के लिए सरकार जो है ये बाकी के 3 कृषि सुधार कानून लेकर आई है। चलिए आगे देखते हैं। तो APMC क्या है? तो APMC यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एक तरह का राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक मार्केटिंग बोर्ड है, जिसमें क्या होता है कि राज्य सरकारें जो हैं अपने किसानों को या अपने पूरे क्षेत्र को अलग अलग नोटिफाइड एरिया में बांट देती हैं, और हर एरिया को एक APMC, हर एक एरिया को मोस्टली एक ज़िले में एक ही होता है, किसी बड़े ज़िले में 2 या 3 होते हैं, हर एक ज़िले को एक APMC के तहत बांट दिया जाता है। और उस ज़िले के किसान या उस नोटिफाइड एरिया के किसान उस जगह की APMC यानी बाजार समिति कह दीजिए या मंडी कह दीजिए, उसी मंडी में जो है अपना अनाज बेच सकते हैं कायदे से। वैसे इसका पूरी तरह से पालन तो नहीं होता है, कहीं कहीं इसके बाहर भी बिक जाता है, लेकिन कायदे से यह है कि उसी ही एरिया में, उतने ही रीजन में आपको वहाँ पर सामान, उनके जो कृषि के उत्पाद है उनकी खरीद और बिक्री वहीं पर हो सकती है। तो ये APMC है। इसे क्यों लाया गया था? तो किसानों की जो फसल पहले जो ज़मींदार हो या साहूकार हो उनके खेत में ही खरीद लेते थे, उनके साथ अन्याय हो जाता था, उनको ठीक से सीमा शुल्क नहीं मिलता था, ठीक से उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता था। अपना फसल लाते लाते रास्ते में कोई उसे
छीन ले, ठीक है, कोई उनके ज़मींदार हो या अलग अलग लोग हो, यहाँ के कोई स्ट्रॉन्ग आदमी हो, ठीक है, कोई बाहुबली हो, उन पर कब्जा कर लें। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कह दिया गया कि अगर फसल बिकेगी तो केवल और केवल मंडियों में ही बिकेगी, ताकि किसान के साथ अन्याय ना हो, उसको सही मूल्य मिले और सही अवसर मिले, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एपीएमसी को बहुत शुरू में, अर्ली डेज में ही, आज़ादी के जस्ट बाद ही नेहरू जी जो ज़मींदारी उन्मूलन के खिलाफ जो बिल चला रहे थे, उसको और अच्छी तरह से उन्मूलन करने के लिए इन बिलों को या इन प्रावधानों को एपीएमसी को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को लेकर आए थे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी और कमीशन एजेंट, और ये रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे किसी को आप उसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसको बराबर प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपर उसकी पहचान होती है, और वो लोकल आदमी होता है। तो इस तरह का नहीं कि आपने किसी को सामान दिया और वो बेच कर भाग गया, चला गया, नहीं। इसलिए आपकी जो पेमेंट होती है वो इंश्योर्ड होती है, ठीक है। वो व्यक्ति जाएगा वहाँ पर, अपना फसल बेचेगा किसान, तो उसे पता है कि ये व्यक्ति यहीं रहने वाला है, इसका ये रजिस्ट्रेशन है, ये सर्टिफिकेट है, तो मेरी फसल जो है वो कोई लेकर भागने नहीं वाला है, या कोई व्यक्ति मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों को उपयोग किया जाता है एपीएमसी में। दूसरा, इसमें जो फसलें बिकती हैं वो मुख्यतः एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर ही सामान बिकते हैं। अब वो कितना बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, उसी को देखते हुए आगे हम इसके जो लिमिटेशंस है, जब इनकी समस्याएं होंगी तब बताएंगे कि कायदे से तो ये कहा गया था कि एमएसपी पर ही चीज़ें बिकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लाभ क्या कहते हैं, तो इनमें जो है वो फसल बिकती थी वो नीलामी के तौर पे, यानी कि जैसे जैसे इसकी डिमांड है वो अपने हिसाब से बोली लगाते हैं, और बोली लगाने के बाद जो सबसे अच्छी बोली देता है किसान, आप उसको अपनी फसल बेच देता है। तो एक तरह का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर देने की प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि आप मनमाने ढंग से अपना सामान बेच दीजिए और खरीद लीजिए। यहाँ पर बाकायदा बोली लगती है और उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, ताकि कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। दूसरा, यहाँ पर छोटे छोटे दुकान भी होते हैं, रिटेलर्स भी आते हैं, तो कुछ व्यक्ति कुछ सामान के बदले कुछ और सामान ले भी सकता है, तो यहाँ पे जो है सही दाम पर सामान मिल भी जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग सॉइल टेस्टिंग हो या प्रोड्यूस जो उत्पाद बनाते हैं उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था होती है, सरकारी रेट से होती है, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे हो जाती है। धर्म कांटा वगैरह होता है जो उनको वजन करने के लिए, मेजर करने के लिए, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। दूसरा कि कोई फ्रॉडलेंट बायर्स और एश्योर्ड पेमेंट, यानी कि जो उनके साथ धोखेधड़ी ना हो, क्योंकि सब लोग रजिस्टर्ड कमीशन डैमेज रहते हैं, तो उनके साथ धोखेधड़ी नहीं हो सकती है। दूसरा, उनके भुगतान की गारंटी रहती है, इस तरह से नहीं कि कोई व्यक्ति किसी ने सामान ले लिया और फिर वो चला गया, क्योंकि वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, वहीं का रहने वाला है, उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसकी भुगतान की गारंटी वहाँ पर बनी रहती है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन उसका भुगतान हो जाता है। दूसरा, अदर सेलिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज, यानी कि इसके अलावा और भी अन्य व्यापार तथा भंडारण रिलेटेड सुविधाएं वहाँ पर होती हैं। जगह होती है, सामान उतारने का जगह होता है, रखने का जगह होता है, प्रॉपर लेबर होता है, एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, ताकि जो किसान जो अपनी फसल लेकर आ रहा है उसको फ़ायदा हो, उसको उतनी तकलीफ ना हो। इस उद्देश्य से इसे बनाया गया था, और स्टार्टिंग में या शुरुआती पल में कुछ उनसे लाभ भी हुए, लेकिन धीरे धीरे उनमें कुछ समस्याएं आई, और क्या समस्याएं आई वो हम देख लेते हैं। अब समस्या क्या आई, तो कार्टेल और यूनियन, यानी कि एक संघों का उनमें निर्माण हो गया। अब ये संघ क्या करने लगे कि इन संघों ने क्या किया कि आपस में ही एक कीमत तय कर ली, और ये बता दिया कि इस कीमत से ज़्यादा कोई बोली लगाएगा ही नहीं। अब अगर 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति से ज़्यादा कोई बोली लगा ही नहीं रहा, तो किसान को तो वह रेट मिलेगा ही नहीं जो सोच कर आया था। अगर सब लोग कम ही बोली लगाएंगे तो रेट पर बेच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के धीरे धीरे कार्टेल और यूनियन बनने लगे। दूसरा कि इन यूनियनों में पॉलिटिक्स होने लगी, तो उसको जो उन यूनियन को या उन संगठन को, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाला किसान है, उनकी फसलें बिक जाती थी, जो उनके विपरीत है उनकी फसलें नहीं बिकती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, परेशानियां आती थी। इस तरह से उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया। अब जो उस यूनियन के खिलाफ है, फिर उसके साथ समस्याएं होती थी। उस यूनियन में लोग चंदा इकट्ठा करते थे, फिर नेता बनते थे, फिर नेता की बात सुननी पड़ती थी। तो धीरे धीरे ये जो जमींदारी सिस्टम जो सरकार दूर करना चाहती थी, वह एक तरह से उसने एक अलग रूप लेकर फिर से एपीएमसी में आ गया, कि जो वही बड़े लोग और जो प्रतिष्ठावान लोग हैं, जब पैसे वाले लोग हैं, वो इस तरह यूनियन के नेता बन जाते थे, और फिर बाद में चीज़ें वही होती थी। वो वापस से साहूकार के रूप में किसान को फिर कर्ज देते थे, और उनकी जो कीमतें हैं, जो उनकी जो प्रोड्यूसर्स है, जो उनके उत्पाद है, वो औने पौने दाम पर फिर से वो खरीदने लग गए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ तो यूनियन एपीएमसी में क्या है, यूनियन उनका ही है, लीडर वही है, वो जो चाहेंगे वही होने वाला है। बड़े बड़े किसान अपने चलाते थे, छोटे किसान की बेचारे की कुछ चल ही नहीं रही थी। दूसरा, अब जैसे ही सरकार ने तय किया कि जो फसल बिकेगी वो केवल और केवल एमएसपी में ही बिकेगी और एपीएमसी में ही बिकेगी, तो उससे क्या हुआ, उनसे एक अधिकार मिल गया, यानी कि मोनोपोली और फेवरेटिज्म। अब जो उनके साथ वाला व्यक्ति है उसको तो सामान बिकवा देंगे, जो उनके अगेंस्ट उनका नहीं बिकाएंगे। और जैसे ही एक अधिकार हो गया, तो जैसे ही किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को एक अधिकार मिल जाता है, वहाँ समस्याएं शुरू होने लगती हैं। पॉलिटिक्स और जो किसान है, मुख्यतः एवरेज में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो फसल उगाता था उसका मात्र 10 या 15% ही उसे फायदे के रूप में मिलता था, बाकी ये सब आपस में ही ले जाते थे। और ये कमीशन एजेंट वगैरह जो है वो किसान की मदद करने के बजाय उन यूनियन के ही मेंबर बनने लगते थे, और इसी वजह से क्या हो रहा था कि बड़े किसानों को तो फायदा हो रहा था, छोटे किसानों के फायदे नहीं हो रहे थे। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप मंडी में जाइए, बीच में चुंगी दीजिए, टैक्स लगता है, माल वाहन का टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स लगता है, सरकारों को टैक्स देना होता है, अलग कमीशन एजेंट को अलग टैक्स देना होता है। तो इतना जो छोटा किसान है, जो छोटी फसल लेकर आया, उसके सारे पैसे कर में ही चले जाते थे, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा था। और एक कैस्केडिंग इफेक्ट,
अभी कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसे व्यापक प्रभाव या प्रपतन प्रभाव भी कहते हैं, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स, कर के ऊपर कर लगता है और जिससे जो है मूल्य की वृद्धि होती है, और जिस मूल्य की वृद्धि की वजह से किसान को तो कम भाव में ही सामान मिला, बेचा उसने, और बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट होने की वजह से जो व्यक्ति है, जो आम उपभोक्ता है, जो सामान खरीद रहा है, फल सब्जी अनाज, उसको महंगे दाम पर मिला, तो बेचने वाले को कम पैसे मिले और खरीदने वाले ने ज़्यादा पैसे खरीदे। तो बीच में ये सारे के सारे पैसे जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह कुछ राज्य सरकारों में टैक्स की तरह चले गए, कुछ कमीशन एजेंट को मिल गए और कुछ उनके बीच में ही आपस में यूनियन के नेताओं ने आपस में बांट लिए। तो जो मुख्य उद्देश्य था कि बेचने वाले को सबसे ज़्यादा कीमत मिले, वो हुआ क्या, उसका विपरीत बेचने वाले को ही सबसे कम कीमत मिली। इसी तरह से आप अपना कंक्लूजन भी इसमें डाल सकते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने हाल ही में 3 कृषि सुधार कानून लाए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो किसान अगर चाहे तो अपने APMC से बाहर जाकर भी फसल को बेच सकता है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर इसके विरोध हो रहे हैं और कहीं कहीं पर नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप इसको अपना आंसर देकर कंक्लूड कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्षेत्रवाद पर, यानी कि गवर्नेंस का क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद क्या है, उसके कुछ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी दोनों एस्पेक्ट पर आप चर्चा करिए। यानी कि क्षेत्रवाद क्या है, उसके अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों पॉइंट्स बताइए। तो बड़ा ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। क्षेत्रवाद को पहले डिफाइन करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताएंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट को बताएंगे और फाइनली ये कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखेंगे कि पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है। व्हाट इज रीजनलिज्म, वह विशेष, तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे कि रीजन यानी क्षेत्र क्या है। क्षेत्रवाद से पहले बताने से पहले हम बताएंगे कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र क्या होता है, तो क्षेत्र एक वह भूभाग होता है जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कुछ एक गुट का या कुछ एक लोगों का धर्म में समानता होती है, भाषा में समानता होती है, खान पान में समानता होती है, सामाजिक विश्वास में समानता होती है, प्रथाओं में समानता होती है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक तरह के लोग हैं। और ये जो समानताएं हैं वो अंतर्राज्यीय भी हो सकती हैं और 2 राज्यों के बीच में भी हो सकती हैं। यानी कि जैसे आप समझते होंगे कि अलग अलग, जैसे कि समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भाग हैं, राजस्थान के भाग हुए, MP के भाग हुए, तो वो एक पूरा जो है पहले जाट समुदाय का एक हार्टलैंड है, हिंटरलैंड है। तो राज्यों के अलग होते भी वो पूरा एक जाटलैंड की तरह देखा जाता है। उस तरह से विदर्भा का जो रीजन है, महाराष्ट्र का अपर पार्ट हुआ, MP का नीचे का, छत्तीसगढ़ कुछ पार्ट, तो उसे एक अलग रीजन माना जाता है। इसी तरह से ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जरूरी नहीं है कि किसी राज्य के भीतर ही हो, अलग अलग राज्यों को मिलाकर भी एक क्षेत्र बन सकता है। तो क्षेत्र की परिभाषा यही है कि उसमें जो है एक कॉमनलिटी होती है, लोगों के बीच में एक समानता का भाव जागृत होता है। कैसे, क्योंकि उनकी खान पान, बोली, भाषा, सोशल कंडीशंस, प्रथाएं, संस्कृति वगैरह लगभग मिलती जुलती हैं, इसलिए वो अपने आप को एक समूह मानते हैं और यही को एक क्षेत्र कहते हैं। और यही क्षेत्र आगे चलकर क्षेत्रवाद को कैसे बढ़ावा देता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो रीजन कैन कोइंसाइड विद स्टेट बाउंड्रीज एज वेल एज पार्ट ऑफ स्टेट एज वेल एज पार्ट्स ऑफ मेनी स्टेट्स। नाउ अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपटीशन, यानी कि पक्षपात तथा अति प्रतियोगिता का जो भाव होता है, प्रतियोगिता तक तो ठीक है, लेकिन जब अति प्रतियोगिता हो जाती है कि मैं तो आगे बढ़ूं लेकिन सामने वाला आगे ना बढ़े, ठीक है, अगर हम दोनों व्यक्ति आगे बढ़े और जो अच्छा है वो सक्सेस हो, तब तो ये अच्छी बात है, प्रतियोगिता का भाव है। लेकिन केवल सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं और सामने वाला व्यक्ति आगे ना बढ़े, ये जब अति प्रतियोगिता का भाव जब उत्पन्न होता है तो ये क्षेत्रवाद को जन्म देता है। ठीक है, और इसका सबसे प्रमुख कारण होता है क्षेत्रीय असमानताएं, यानी रीजनल इम्बैलेंसेस। अब ये रीजनल इम्बैलेंस जो होते हैं वो बहुत से कारणों से हो सकते हैं। इनके लिए कुछ भौगोलिक कारण हो सकते हैं, कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही पिछड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़े से पीछे रहेंगे। कुछ समाज के लोग पहले से ही थोड़े से पढ़े लिखे हैं या अग्रणी रूप से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे होंगे। कोई समाज या कोई इलाका ऐसा है जो भौगोलिक रूप से बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन पे, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पहाड़ है, मिट्टी नहीं है, फल नहीं उगते, वहाँ कोई मिनरल नहीं है, खनिज नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कि वो आर्थिक रूप से कहीं कमजोर रहने वाला है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत के मुख्यतः जो पश्चिमी राज्य हैं उनके पास समुद्र है और इसी वजह से वो इंडस्ट्रियल है, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू वो राज्य जो उत्तर और पूर्व में है। बल्कि उत्तर और पूर्व के राज्य में रिसोर्सेज तो हैं खनिज होने के बावजूद भी, क्योंकि वो कोस्ट नहीं है, वो ट्रेड या ट्रांसपोर्ट के लिए एक आइडियल लोकेशन नहीं है उनके पास। इस वजह से क्या होता है कि खनिज होने के बावजूद भी वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से पीछे हैं, बजाय उसके उन राज्यों के जो कोस्ट पर हैं, ठीक है, जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा रूट है, जो ट्रेड के रूट पे बीच में पड़ते हैं। तो इस वजह से भी कभी कभी जो भौगोलिक कारण है उन भौगोलिक कारण से भी क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती हैं। तो ये एक क्षेत्रवाद को बढ़ाने का एक मुख्य कारण होता है और इसी से क्षेत्रवाद जो है धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये क्षेत्रवाद अधिक उग्र हो जाता है तब कभी कभी ये राष्ट्रीय एकता में भी बाधक बनता है। वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। पॉजिटिव फीचर्स क्या क्या है, तो नॉट एवरी टाइम इट इज अगेंस्ट, तो हर बार ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ वो ऐसा नहीं है। कभी कभी जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी मांग को मांगने के लिए या अपनी मांग को या अपनी सही दयनीय स्थिति को दिखाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और ये कभी कभी एक मात्रा से सही भी होता है ताकि लोग उसको उनकी समस्याओं को सुन सके, उनकी समस्याओं का राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई हो सके। ठीक है, ये अंदरूनी आत्मविश्वास एवं स्वायत्ता को भी जन्म देता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जब कंपटीशन की यानी प्रतियोगिता की भावना होती है
तो साथ में जुड़कर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये एक अच्छी चीज़ है जब कुछ राज्य आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं, एक स्वस्थ कंपटीशन करते हैं, स्वस्थ प्रतियोगिता करते हैं, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव जगता है, मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होता है कि राज्यों के बीच में जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो फायदा किसको होता है? फायदा देश को होता है। एक इनडायरेक्टली इफ टू स्टेट्स आर कंपीटिंग इन अ हेल्दी मैनर, बोथ आर गोइंग टू डेवलप एंड दैट डेवलपमेंट इज गोइंग टू लीड द कंट्री इन अ होल। और इससे फिर क्या होता है कि जब किसी राज्य में कहीं पर कुछ सुविधाएं नहीं हैं और किसी राज्य में ज़्यादा हैं या किसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं, तो वो लोग मांग कर सकते हैं क्षेत्रवाद के तहत, तो वहाँ पर वो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी मांग को सुना जा सकता है, और जिससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी कि संतुलित क्षेत्रीय विकास भी इसकी वजह से इसका एक पॉजिटिव यानी कि अनुकूल विशेषता है। ठीक है। और वहाँ की कल्चर, जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो कुछ एरिया है वहाँ पर बहुत गिने चुने आदिवासी लोग रहते हैं, उनका अपना एक विस्तृत संस्कृति है, सोशल स्टेटस है, उनकी लिविंग स्टाइल अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। तो उनको कल्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उनके लिए उनके कल्चर को यानी उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके सामाजिक रक्षा के लिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। ठीक है। बाहर के लोगों को हम ज़्यादा बसने ना दिया जाए ताकि उनकी जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट रहे। तो इस चीज़ों के लिए भी क्षेत्रवाद सही है, ताकि लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे गुट हैं, समूह हैं, वो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपनी प्रथाओं को बचाए रख सकें। तो यहाँ पर ये इनके पॉजिटिव फीचर्स है। आप देखेंगे कि इनके नेगेटिव यानी कि प्रतिकूल विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला विशेषता तो ये कि जब क्षेत्रवाद बढ़ेगा और अलग अलग क्षेत्र आपस में लड़ने लगेंगे तो भारत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि भारत क्या है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर ही तो बना है। तो जब अलग अलग क्षेत्र आपस में ही लड़ने लगेंगे तो भारत यानी नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा हो सकता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा होता है। दूसरा कि इससे क्या होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दिक्कत आ जाती है। ठीक है। जब आप किसी रेत क्षेत्र में हैं, उससे आप लड़ रहे हैं और उस क्षेत्र के लोग किसी और देश में भी हैं या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जब पॉलिटिक्स ऑफ द डे राज्य की सरकारें या देश की सरकारें एक पॉलिटिकल कदम ऐसा उठाती हैं जिससे हमारे अड़ोस पड़ोस के देश से हमारे संबंध जो है खराब हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे श्रीलंकाई तमिल वाला मुद्दा, कि उन श्रीलंकाई तमिल को समर्थन देने के लिए राजीव गांधी जी IP की यानी पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं और श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक उसका जैसे अब बांग्लादेश में हो रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को घुसपैठियों कहकर भगा रहे हैं, तो बांग्लादेश से हो सकता है हमारे संबंध आज तो ठीक है लेकिन कल को खराब हो जाए। ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। पॉलिटिक्स तो जाहिर सी बात होगी, अब जहाँ लोग होंगे, जहाँ क्षेत्रवाद होगा, जहाँ से लोग चुन कर आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र इज ऑल अबाउट वोट्स, और जैसे ही जब लोग वोट देने वाले हैं तो उनमें पॉलिटिसाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दूसरा है वायलेंस और इकोनॉमिक लॉस। अब लोग अपनी मांगों को रखने के लिए कभी कभी तो मुख्यतः तो भारत में आंदोलन और धरनों का प्रचलन है, लेकिन जब ये उग्र हो जाते हैं तो इनसे क्या होता है, हिंसा बढ़ती है, आर्थिक नुकसान होता है। तो इनको हम अब कंक्लूड करके ये लिख सकते हैं कि क्षेत्रवाद की कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, जब वो अपनी मांग करते हैं या जब वो हेल्दी कंपटीशन करते हैं, स्वस्थ प्रतियोगिता करते हैं, तब तो बढ़िया है। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर वो बढ़ जाए तो फिर ये भारतीयता को खतरा हो सकता है, भारत की अखंडता एकता में ये बाधक बन सकता है। इस तरह से अपना आंसर आप कंक्लूड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।